Hello everyone, welcome you all my channel Learn Physics by Lakshmi Bhardwaj. In the previous video we have learnt about modulus of elasticity and its types. Today we will learn about stress strain curve, Poisson's ratio, elastic after effect and elastic fatigue. So let us start. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बताता है हमें कि कोई भी एक वायर है या कोई भी एक स्प्रिंग है उसके ऊपर हम कितना लोड अप्लाई करते हैं और उसकी जो लेंथ है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, यानी कितना चेंज आता है, यही बताता हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर ले रखी है हमने, ठीक है, उसको एक हैंगर से अटैच कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है और उसका जो लोअर एंड है उसमें हम लोड अप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, वो कैसा बिहेवियर शो करती है, उसी के बारे में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये जो ग्राफ है ये अलग अलग रीजन में अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। सबसे पहले हम OA रीजन को डिस्कस करते हैं। तो OA रीजन में क्या होगा, OA रीजन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें कब मिलता है, जब कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को ओबे करती है। क्लियर। तो जो OA रीजन है इसमें जो वायर है वो कैसा बिहेवियर शो करती है, इलास्टिक बिहेवियर, यानी हुक्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करती है। क्लियर है। तो जो पॉइंट A है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों? क्योंकि अगर OA रीजन में जो वायर है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रही है, इसका मतलब जितना हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इसलिए जो पॉइंट A है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर है। तो ये पोर्शन था हमारा OA। अब बियॉन्ड पॉइंट A, यानी A पॉइंट के बाद अगर हम मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी बियॉन्ड द पॉइंट A। अब हमने A पॉइंट के उस तरफ जाके क्या किया, अगर हम पॉइंट उसको वायर को अनलोड करते हैं, यानी हमने जो उस वायर के फ्री एंड में जो वेट डाला था अगर उसको हम निकाल लेते हैं, यानी उसको अनलोड करते हैं, ठीक है, B पॉइंट पे जाके, तो क्या होगा, जो ग्राफ है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो रिवर्स पाथ फॉलो करेगा, यानी BAO। क्लियर है। यानी अगर उस वायर के अंदर कुछ एक्सटेंशन, कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस भी होगी ना, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगा, यानी रिवर्स पाथ ओबे करेगा, BAO वाला पाथ। क्लियर है। तो जो पॉइंट B है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, वो लिमिट या वो पॉइंट जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करती है, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो B पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट है, यानी सिर्फ इसी पॉइंट तक जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लौट सकती है। कब? जब हम उस पेन को अनलोड कर देंगे, यानी उसमें से वेट को निकाल लेंगे। तो जो OB रीजन है, यानी जो ओरिजिन से लेके B पॉइंट तक का जो रीजन है उसको कैसा रीजन बोलेंगे, इलास्टिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है वो कंप्लीटली इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। क्लियर है। और जो AB पोर्शन है, जो AB पोर्शन है वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन है ना, वो कैसी है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, जो OA है वहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जो AB पोर्शन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो B पॉइंट के पास जाके थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो इसलिए जो हुक्स लॉ है ना वो यहाँ पे ओबे नहीं करता। किस पोर्शन में, AB रीजन में, A से लेके B रीजन तक। लेकिन O से लेके B रीजन तक जो वायर है ना वो रिवर्स पाथ को ओबे करेगी। ठीक है, यानी रिवर्स पाथ को फॉलो करेगी, यानी जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या करेगी, वापस लौट के आ जाएगी। फिर है बियॉन्ड द पॉइंट B, यानी B पॉइंट के बाद अगर हम मूव करें तो क्या होगा। ठीक है, तो जो स्लोप है ग्राफ का B पॉइंट के बाद वो कम होने लगता है, BC वाला पोर्शन जो स्लोप है वो बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, यानी जो BC वाली लाइन है ये बिल्कुल बैंड हो गई है, बिल्कुल स्लोप स्मॉल हो गया है इसका। ठीक है, तो जो स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का B से लेके C पॉइंट तक का, उसका जो स्लोप है वो बहुत क्या है, स्मॉल है। ठीक है, आप देख सकते हो इस ग्राफ में जो BC पोर्शन वाला है वो बिल्कुल मतलब एक तरह से बैंड होने लग गया है, स्लोप बिल्कुल इसका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे
अगर सी पॉइंट पर अगर हम पेन को अनलोड करेंगे, ठीक है, यानी वेट को निकाल लेंगे, तो क्या होगा, अब तक तो जो ग्राफ था वो अपना पाथ रिट्रेस कर रहा था, ठीक है, बी पॉइंट तक रिट्रेस कर रहा था, लेकिन जो ग्राफ है ना अब अपना पाथ रिट्रेस नहीं करेगा। कौन सा पाथ? सी बी ए ओ वाला पाथ रिट्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा पाथ कवर करेगा? अब वो एक अनदर ही पाथ कवर करेगा। कौन सा? CO1। वो CBAO वाला पाथ कवर नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता। अब वो जो वायर है ना, इसका ये मतलब हुआ वो जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट के तो आ जाएगी, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, यानी CO1 वाला पाथ ओबे करेगी। क्लियर है? तो इट मीन्स इफ स्ट्रेस इज 0 तो स्ट्रेन कितनी होगी? OO1। क्लियर है? तो ये जो परमानेंट स्ट्रेन सेट हुई है OO1, इसको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट, ठीक है। अब जो पोर्शन है BC वाला, ठीक है, BC वाला पोर्शन, इसमें स्लोप बिल्कुल स्मॉल हो गया था और जो ऑब्जेक्ट है उसने पाथ भी वही कवर नहीं किया, ठीक है, कोई अनदर पाथ से ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटने की कोशिश की है विद सम चेंजेस, ठीक है। तो जो BC वाला पोर्शन है ना, जो BC वाला पोर्शन है वो कैसा है? यहाँ पे उक्सला फेल हो गया। क्लियर है? तो जो ये डिफॉर्मेशन है, यानी जो वायर में चेंजेस आए हैं, ये कैसे कहलाएंगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को कंप्लीटली और इमीडिएटली गेन नहीं कर पाती। क्लियर है? फोर्थ वन इज बियॉन्ड द पॉइंट C। अब हम C पॉइंट के उस साइड चल रहे हैं, ठीक है, यानी C पॉइंट से आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? जो स्ट्रेन है ना वो विदाउट स्ट्रेस, मतलब अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज ना भी करें ना तो भी स्ट्रेन इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी जो वायर है ना वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फ्लो डाउन मतलब बिल्कुल वो बोलते हैं ना ढीला ढाला होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी C पॉइंट के बाद C पॉइंट से लेके D पॉइंट तक जो वायर है ना वो बिल्कुल, अगर हम स्ट्रेस अप्लाई ना भी करें ना तो अभी वो बिल्कुल मतलब फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल ढीला ढाला हो जाएगा। क्लियर है? बियॉन्ड द पॉइंट C। The point C at which wire yields to the applied stress and begins to flow down is called yield point। ठीक है, तो अब C पॉइंट पे क्या हुआ? हमने स्ट्रेस नहीं अप्लाई की, लेकिन फिर भी उसने उस स्ट्रेस का रिप्लाई किया, ठीक है, यील्ड यानी कुछ रिजल्ट दिया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? यील्ड पॉइंट। क्लियर है? और ये जो रीजन है C से लेके D तक का रीजन, ये कौन सा रीजन कहलाएगा? परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब होप नहीं रहेगी कि वायर अपनी ओरिजिनल स्टेट में थोड़ा बहुत भी लौट के आए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? C और D वाले रीजन को परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? अब है बियॉन्ड द पॉइंट D, यानी D पॉइंट से आगे चलेंगे तो क्या होगा? अब जो D पॉइंट से जब हम आगे चलेंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? कर्व्ड लाइन DEF कर्व्ड लाइन ग्राफ मिलेगा अगर हम D पॉइंट से आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम वायर को और अनलोड करेंगे, यानी और वेट निकाल लेंगे ना थोड़ा बहुत भी, तो E पॉइंट पे आके जो वायर है ना वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मतलब थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली F पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा? वो वायर टूट ही जाएगा, ठीक है। तो F पॉइंट पे आके वो जो वायर है वो क्या हो गया? टूट गया। और E पॉइंट पे क्या हो गया था? वो थिन होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? तो द स्ट्रेस टू द पॉइंट E इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि जो E पॉइंट पे स्ट्रेस लगी है या स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है उसको क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। और जो पॉइंट F है, क्योंकि F पॉइंट पे जो वायर है वो टूट गई ना, तो F पॉइंट को बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर है? और जो पोर्शन DEF है, यानी ये जो पोर्शन है DEF यानी कर्व ग्राफ है, ये है बिल्कुल प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किया है हमने, इसके ही बेस्ड पे जो मटेरियल हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज डक्टाइल मटेरियल, सेकंड वन इज ब्रिटल मटेरियल एंड थर्ड वन इज इलास्टोमर्स। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल्स। अब डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होता है, जो प्लास्टिक रीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्रेटर होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो अब प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस ले रखा है ना उनको हम लॉन्ग थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके टूटने से पहले ही। क्योंकि प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के अंदर चेंज आए ना तो वो परमानेंटली बना रहता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटने की कोशिश नहीं करता। तो वायर्स के लिए भी तो हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए ना। तो डक्टाइल मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है और जिनको हम थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिफोर दे ब्रेक। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे गोल्ड हुआ, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे डक्टाइल मटेरियल्स हैं, यानी इनको टूटने से पहले ही हम किसी भी फॉर्म में माउल्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो जितने भी मेटेलिक वायर्स हैं ना वो इन्हीं सब्सटेंसेस के बनाए जाते हैं। सेकंड वन इज ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब होता है चमकदार। अब इन मटेरियल्स की क्या खासियत होती है, इनमें जो प्लास्टिक रीजन होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना ब्रिटल मटेरियल, ये अचानक टूट ही जाते हैं। क्लियर है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ब्रिटल मटेरियल। इनमें क्या होता है, जो इलास्टिक पॉइंट होता है और जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत पास पास होते हैं। इनका एग्जाम्पल लें तो हम, जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास को जब हम मतलब पिघलाते हैं तो वो इलास्टिक होता है, जब ठंडा हो जाता है तो वो मतलब टूटता ही है एक पॉइंट पे आके, ठीक है। जैसे कास्ट आयरन, सिरेमिक्स, ये सारे कैसे हैं, ब्रिटल मटेरियल्स हैं। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं ब्रिटल मटेरियल्स का। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इलास्टिक पॉइंट है और जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, ओ से लेके ए रीजन तक इलास्टिक रीजन था ना, और ए वाला पॉइंट क्या था, इलास्टिक पॉइंट, और एफ क्या था, ब्रेकिंग पॉइंट। तो ब्रिटल मटेरियल्स में इलास्टिक पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है इसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ। थर्ड वन इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होता है, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन को, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हैं ना तो भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को दोबारा गेन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल लें तो जैसे रबर है। अब देखो रबर है, वो उसकी शेप में कुछ चेंज तो आ ही जाता है ना जब हम उसको बार बार उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या होता है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेता है विद सम चेंजेस। इसलिए जो रबर है वो किसका एग्जांपल है, इलास्टोमर्स मटेरियल्स का। क्लियर है। फिर क्या होता है, जो रबर है उसकी जो ये इलास्टोमर्स है ना, इनकी प्लास्टिक रेंज नहीं होती, ठीक है, ये क्या होते हैं एक सर्टेन लिमिट आने के बाद डायरेक्ट टूट ही जाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ये जो डायग्राम है इसका ग्राफ, यानी जो इलास्टोमर्स मटेरियल्स होते हैं इनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता क्योंकि ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्लियर है। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जो इलास्टिक रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं होता। जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो इलास्टिक लिमिट के बिल्कुल पास लाई करता है, यानी इलास्टिक लिमिट को जैसे ही क्रॉस करता है फोर्स वो डायरेक्ट फिर टूट ही जाता है, ठीक है। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती क्योंकि हुक्स लॉ को ये ओबे नहीं करते। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, यानी किसी चीज़ का इफेक्ट बाद तक रहे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे किस चीज़ का इफेक्ट रहता है, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ इट, यानी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी लेते हैं ना उसके बाद भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस फोर्स का इफेक्ट रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो अगर इफेक्ट रहेगा फोर्स का तो क्या होगा, टेम्पररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी अगर हम किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी लेंगे ना तो भी वो कुछ समय लेगी, कुछ देरी करेगी किसमें, अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को दोबारा प्राप्त करने में। तो यही होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी उस डिफॉर्मिंग फोर्स का इफेक्ट उसके हटने के बाद भी रहे। क्लियर है।
नेक्स्ट टर्म इज इलास्टिक फटिग। फटिग का मतलब होता है थकावट। और जब हम थक जाते हैं तो क्या होता है, हमारी वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ना। तो इलास्टिक फटिग क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है ना वो कम होने लगती है, यानी कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिक्रीजेज। तो इलास्टिक फटिग क्या होता है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अगेन एंड अगेन ऑन ए बॉडी इट्स इलास्टिक लिमिट डिक्रीजेज, कॉल्ड इलास्टिक फटिग। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है, वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज करने लगता है, यानी वो अपनी फिर ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लौट पाता। ठीक है, यानी उसकी जो इलास्टिक है वो डिक्रीज होने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटिग। क्लियर है। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन and share this video, and if you are new on this channel then subscribe also. Thank you.